ओ शुरू कर दिया? नहीं नहीं ठीक है जान दे, चेक के रखो। लेक्चर नंबर 45। अच्छा कल हम ये बात कर रहे थे कि पेज नंबर 473 पे, बबलू चुप कर जाओ, कि बॉस भी सीए है और एम्प्लॉय भी सीए है, दोनों ने सीए किया हुआ है। पेज नंबर मैंने 473 बताया माय डियर। बॉस ने एम्प्लॉय को बुला के कान में कहा ऐसी जर्नल एंट्रीज करो, ऐसी एडजस्टमेंट्स करो, ऐसी बुक में एंट्रीज मारो कि हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, या बैंक लोन ले लें या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा लें, ऐसी 2 नंबर एंट्रीज करो। रिजवान की तरह खड़े हो जाओ। आ रहे नहीं रेहान, आप रिजवान हो, चलो गुड। अच्छा, या बॉस ने एम्प्लॉय को कहा कि रॉन्ग पेमेंट कर दो। बॉस ने एम्प्लॉय को क्या कहा? रॉन्ग पेमेंट कर दो, यानी रिश्वत दे दो, 2 नंबर पेमेंट कर दो, रॉन्ग पेमेंट कर दो। या बॉस ने एम्प्लॉय को कहा ऐसी रिपोर्ट बनाओ, ऐसा नोट बनाओ या ऐसी इंफॉर्मेशन बनाओ जो कि मिसलीडिंग हो, एक्सेट्रा। तो बॉस अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दे तो बॉस क्या क्या प्रिंसिपल तोड़ रहा होगा? नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 न्यूट्रलिटी एंड नंबर 3 प्रोफेशनल बिहेवियर। फिलहाल इनको एज इट इज याद कर लें, इनको सवालों पे अप्लाई करना इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और एम्प्लॉय क्या खतरे महसूस कर रहा होगा? बॉस का बाय डिफॉल्ट थ्रेट होता है, हमारे दिल में खौफ होता है, जैसे टीचर का, वालिद साहब का खौफ होता है, उस खौफ से इज्जत भी होती है, लेकिन जो सांप का खौफ होता है उसके साथ इज्जत नहीं होती। तो खौफ भी कई किस्म का होता है। तो बॉस का खौफ जो होता है वो खौफ होता है या साथ बॉस की इज्जत भी होती है? यार इज्जत भी कीजिएगा बॉस की, ऐसा ना करें। अच्छा, तो बॉस का खौफ बाय डिफॉल्ट दिल में होता है, लेकिन अगर बॉस एम्प्लॉय को ये कहे कि तू गलत काम कर तो तुझे मैं इंसेंटिव भी दूंगा, कोई फायदा भी दूंगा, तो फिर आपने इंटिमिडेशन थ्रेट के साथ एक और थ्रेट लगा के आना है जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो ये कल जाते जाते आपको तंग किया था, हवाई 12 के अंदर वापस आ जाएं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितने लोगों का ठीक था? क्वेश्चन 4 का सीटीई मैच कर गया था, डीटीई मैच कर गया था, सीरियसली मैच कर गया था सीटीई डीटीई। और कितने लोगों का सॉल्यूशन देख के मैच कर गया? अच्छा, और कितने लोगों ने सॉल्व किया लेकिन मैच नहीं किया, लेकिन सॉल्यूशन भी नहीं देखा? सॉल्यूशन देख के वैसे पता तो चल ही जाता है बंदे को, सॉल्यूशन जरूर देख लिया करें, सॉल्यूशन एक बार नजर मार लिया करें, लेकिन साथ साथ ना नजर मारा करें, एंड में नजर मारा करें, यानी साथ साथ नजर मारे होंगे तो मसला होगा। फिर भी मैं इस सवाल को इंशाल्लाह आज की क्लास के एंड के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इट नीड्स डिस्कशन। इसमें 0.5 मैंने डिस्कस करना है तो आसान, और 0.3 मैंने डिस्कस करना है। अच्छा, अब आप बाजू छतू चढ़ा लें, क्वेश्चन नंबर 9 करना है आज। छोटी सी सवाल है, क्वेश्चन 9। उस क्लास में कोई ऑफिस का बंदा बैठा है? यार ये व्हाइट बोर्ड आके मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 9। नहीं उधर से आ रहे हैं आप अपना काम कर, वो साथ साथ सवाल पढ़ो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी इंटरनेशनल, अ लिस्टेड कंपनी व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2009। पेज नंबर 542 है बबलू। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी इंटरनेशनल, लिस्टेड कंपनी व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 2009। ये इनकॉर्पोरेट कब हुई है बोले? जनवरी 2009 को। ओके, तो फिर मैं दूर हो जाऊं। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 200 मिलियन। द डिटेल्स ऑफ, आप देख लो कैसे मिटाते हैं। द डिटेल्स ऑफ, भाईजान आपको मैं पूछ रहा था, आपकी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की? आप अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 2009 की और टैक्स डेप्रिसिएशन 2009 की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 2010 की और टैक्स डेप्रिसिएशन 2010 की गिवन है। 2010 का नोट मांगा है। बस यही डेटा पीपीई के बारे में। इस डेटे को कैसे आप टैकल करेंगे? करंट टैक्स में क्या करेंगे? 15 ऐड कर देंगे, 6 लेस कर देंगे। लेकिन 2009 का इंफॉर्मेशन हमें करंट टैक्स की वर्किंग में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग फॉर द ईयर टाइप चीज होती है, एज ऑन टाइप चीज नहीं होती। तो करंट टैक्स की वर्किंग में हमने 15 ऐड करने और 6 लेस करने हैं। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमें कैरेड डाउन बीवीज चाहिए होती हैं। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमें कैरेड डाउन बीवीज चाहिए होती हैं। अकाउंटिंग वालों की भी कैरेड डाउन बीवी और टैक्स वालों की भी कैरेड डाउन बीवी। अब आप मुझे बताएं, इस डेटे से क्या मैं कैरेड डाउन बीवीज निकाल सकता हूं? कैरेड डाउन बीवीज, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नीचे बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कैरेड डाउन बीवीज आ सकती हैं?
अच्छा मुझे बताएं, ये जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ 2 सालों की है या कुछ और भी इसमें खास बात है? 15 जमा 15 30 रुपए 2 सालों का डेप्रिसिएशन, 6 जमा 45 51। क्या ये जो डेप्रिसिएशन है 51 और 30, क्या ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन है या इसमें कोई और भी खास बात है? ये कह रहा है कोई और भी खास बात है, वो बता फिर क्या खास बात है, कोई बताए इसमें क्या खास बात है। माइक पकड़ा दें उस क्लास में जो हाथ खड़ा कर रहा है, कोई बता दे इसमें क्या खास बात है। ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन होने के साथ साथ इसमें क्या खास बात है? क्या? एक मिनट लेट हिम बोल ओके। आप बोलिएगा। डेप्रिसिएशन नहीं बोलो, आप पूरी बात करो। नहीं, फ्यूचर की डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 2010 से और ये 2010 की करंट डेप्रिसिएशन है। ले लिया जाए माइक इनसे। अच्छा जी, आगे बोलें। कोई एडिशन नहीं हुई, बोंगी। आगे चलें। स्ट्रेट लाइन WDV बोंगी। आगे चलें। जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो बोलें। क्या? ठीक है, और कुछ? और कोई बात? ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी है और ये जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन भी यही है। ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी है और क्योंकि बिजनेस 2009 में शुरू है तो जब से बिजनेस शुरू हुए तब से लेके आज तक एसेट सिर्फ कितने डेप्रिशिएट हुए हैं? 30 और 50। अब इसको 2 सालों की डेप्रिसिएशन होने की वजह से मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके नहीं जाऊंगा। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में मुझे चाहिए होती है एज ऑन फिगर्स। इसको 2 सालों के डेप्रिसिएशन होने की वजह से नहीं लेके जाऊंगा, इसको इस वजह से लेके जाऊंगा कि जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन है। तो ये सिर्फ 2 सालों की डेप्रिसिएशन है या जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन है? अगर बिजनेस शुरू हुआ था 1 जनवरी 2006 में और ये 2 कॉलम मुझे गिवन होते तो मैं कहता ये 2 साल की डेप्रिसिएशन है। ये जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन नहीं है। और अब आप मुझे बताएं, क्या इस डेटे की बुनियाद पर अगर मैंने ये लाइन पढ़ी है? अच्छा सर, पहली लाइन भी पेपर में पढ़नी होती है, पहली लाइन को तो हम लिफ्ट नहीं कराते हैं। अच्छा, अगर इस डेटे को मैं सामने रखूं, क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि मैं कैरिड डाउन बिजनेस की बीवी नहीं निकाल सकता लेकिन कैरिड डाउन अकोमोडेशन निकाल सकता हूं? अगर इस लाइन को पढ़ूं मैं तो बताएं, क्या मैं कैरी डाउन बीवी निकाल सकता हूं एसेट्स की या कैरी डाउन अकोमोडेशन निकाल सकता हूं? मैं क्यों कह रहा हूं कैरी डाउन अकोमोडेशन? 2 सालों की डेप्रिसिएशन तो नहीं है कैरी डाउन अकोमोडेशन होती। मैं क्यों कह रहा हूं ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन अकोमोडेशन? क्योंकि इत्तफाकन हमारा बिजनेस कब शुरू है? 1 जनवरी 2009 को। तो क्या इन दोनों का टोटल मुझे 31 दिसंबर 10 की कैरी डाउन अकोमोडेशन देगा या 2 सालों की डेप्रिसिएशन जमा करके दे देगा? कैरी डाउन अकोमोडेशन देगा मेरे बिजनेस की, पूरे टी अकाउंट्स की कैरी डाउन अकोमोडेशन। और अगर मैं आपके सामने ये अकाउंट बनाना शुरू करूं तो फिर तो बड़ी ही आसानी हो जाएगी। अकाउंट्स बना लेते हैं दोनों। वर्किंग 1 करंट टैक्स की खोलनी है, करंट टैक्स की खोलने वो आपकी मर्जी है। वर्किंग 1 करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 200। वर्किंग 2 कॉस्ट का डेटा अवेलेबल है या मिसिंग है? मिसिंग है। क्या इतना डेटा अवेलेबल है कि मैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना सकूं या मुझे 2009 का अकोमोडेशन का ब्रॉड डाउन मिसिंग है? 2009 का 2009 10 2 साल है ना, तो 2009 का ओपनिंग अकोमोडेशन का ब्रॉड डाउन मिसिंग है। मैं परेशान हूं या होगा ही नहीं क्योंकि बिजनेस 31/8 को था ही नहीं, तो इसलिए 1 जनवरी 9 को अकोमोडेशन का बैलेंस मैं 0 एज्यूम करूं या बिजनेस शुरू हुए इसलिए 0 है? ये अकोमोडेशन मैं किन की नजर में बनाने लगाऊं? अगला किसकी नजर में बनाऊंगा? सर आज तक तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाते थे, आज आपको क्या हो गया कि अकोमोडेशन पे बना रहे हैं? तो मोहतरम मुझे कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, मजबूरी का नाम अकोमोडेशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन बताएं अकाउंटिंग वालों की 15। कॉस्ट एज्यूम, अच्छा अजम्पशंस लिए बगैर जब काम चल सकता हो ना तो चला लीजिएगा। कल अजम्पशन लेनी पड़ी थी, अभी अजम्पशंस लिए बगैर चला काम चल जाएगा, इसलिए अजम्पशंस लेना डिस्करेज किया जाए। कैरी डाउन बोलें 15। 1 जनवरी 10 BD 15। 2010 की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की 15। इकतीस 12/10 कैरी डाउन। यार ये कैरी डाउन है या 2 सालों की डेप्रिसिएशन है? ये कैरी डाउन भी है क्योंकि बिजनेस कब शुरू हुआ था? 2 साल पहले, इस वजह से ये कैरी डाउन भी है और 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन असल में ये कैरी डाउन है। अब मुझे बताएं कैरी डाउन बीवी मिली या कैरी डाउन अकोमोडेशन मिली?
तो जरूरी नहीं हर बंदे को बीवी मिले, कैरी डाउन हो सकता है कि रिडक्शन भी मिल जाए। क्या बात होगी। ओके आगे चलें, बाकी तय तक ना जाया करें, सतही तौर पे बात को देखा करें। वर्किंग नंबर 3 वो कह रहे हैं ऐसी किए ही ना करें आप। अच्छा जी, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन किन की नजर में? टैक्स वालों की नजर में। यकम जनवरी 9 BD आंडा बोला करें, आंडा। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन 45, 31/12/9 CD 45। हो, एक तो सीट बेल्टें पहना पहना के लोगों को हम थक गए हैं। ब्रॉड डाउन 45, डेप्रिसिएशन 6, 31/12/10 कैरी डाउन 51। ये 2 सालों का डिडक्शन होने के साथ साथ कैरी डाउन अकाउंट डिडक्शन भी है। अब अगर मैं करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में चीजें लेके जाना चाहता हूं तो मुझे 2010 की इंफॉर्मेशन भी चाहिए और 2009 की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के एतबार से चाहिए मुझे। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें करंट टैक्स की वर्किंग में सिर्फ कौन सी रिडक्शन लेके जाऊं? 2010 वाली, क्योंकि हमें सवाल की रिक्वायरमेंट 10 का साल है या 9 का साल भी है। जब तक कि इंक्लूडिंग कंपैरेटिव नहीं लिखा होगा तो कंपैरेटिव ईयर हम नहीं बनाएंगे, अनलेस कि आईएएस 8 में टीचर आपको बताते थे कंपैरेटिव लिखा हो या ना लिखा हो अपने कंपैरेटिव बनाने हैं। लेकिन आईएएस 8 के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं याद रखिएगा उसमें कंपैरेटिव लिखा होगा तो बनाएंगे, जबरदस्ती कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। और शायद इसलिए सवाल वाले ने 2009 का पीबीटी भी नहीं दिया हुआ, तो 2010 का पीबीटी हमें दिया हुआ है। 2010 की अकाउंटिंग एक्शन ऐड कर दें, बोलें जी कितनी? अकाउंटिंग डिडक्शन कितनी? 15। इसे ऐड कर दें और लेस कर दें टैक्स फॉर्म डिडक्शन 2010 की 2010 की 6। क्लियर? अच्छा, अब कौन सी वर्किंग करनी है जी? वर्किंग नंबर 4 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/2010 जी। पीपीई की बुक वैल्यू या अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन। भैया ये हमें फिगरें एज ऑन चाहिए होती हैं या फॉर द ईयर चाहिए होती है? 2 सालों के डिडक्शन को मैं एज ऑन क्यों कह रहा हूं? 2 सालों की डिडक्शन तो एज ऑन नहीं होती क्योंकि बिजनेस ही 2 साल पहले शुरू हुआ, तो इसलिए एज ऑन कहने में मुझे कोई मसला नहीं है इसको। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस जी बोलें। एज ऑन 31/12/10 आपसे पूछ रहा हूं। अकाउंटिंग वालों की 30, टैक्स वालों की 51। अच्छा, अकाउंट बनाने को पेपर में जरूरी नहीं होंगे। अगर आप 15 जमा 15 30 उधर लिख दें और 45 + 6 51 उधर लिख दें, पेपर में ये अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसे देखें 15 जमा 15 30 और 45 जमा 6। लेकिन ये नहीं कि ये भी ना करें, फिर ये तो करना पड़ेगा आपको। अगर आपने टी काउंट इतना लंबा नहीं बनाना, टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और पेपर में जब टी काउंट नहीं मांगे तो पागलों की तरह डेटे नहीं डाल रहे हो ना। ये डेटा तो मैं आपके समझने के लिए डालता हूं, पेपर में बस टी काउंट फिर बनाने तो जल्दी जल्दी बनाने, कोई डेटे डूटे डाले बगैर आपने बनाने। टी काउंट तो गुजारे के लिए आप बना रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि एग्जामिनर को पता ही ना चले वर्किंग में टी काउंट है कौन सा, नाम भी नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे, तो लुटना मत चाहिए। तो बहरहाल पेपर में ये मेथोडोलॉजी ज्यादा बेहतर है अगर आपकी ग्रिप है टॉपिक पे। कुछ अकाउंट्स होते हैं जो इजीली बन जाते हैं प्लस माइनस करके, तो वो टी काउंट फिर बनाने की जरूरत नहीं होती। ये कैरी डाउन क्यों है अकोमोडेशन का? सारे जरा बताएं, क्या वजह बताइए। आमतौर पे किसी भी बिजनेस की 2 साल की डेप्रिसिएशन जमा करें तो उसको कैरी डाउन अकोमोडेशन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बिजनेस की तो 50-50 साल की डेप्रिसिएशन भी जमा हुई होती है अकाउंट में। लेकिन इस सवाल में 2 साल की डेप्रिसिएशन को कैरी डाउन अकोमोडेशन क्यों कहा जा रहा है? कि सवाल कह रहे हैं बिजनेस ही 2009 में शुरू है, तो अगर 2009 में शुरू हुआ तो कितने सालों की डेप्रिसिएशन हमें मिल जाए तो अकोमोडेशन निकल सकती है? कौन कौन से की? 9 और 10 की, और वो गिवन है। तो 2009 और 10 की डेप्रिसिएशन जमा करके जो डेप्रिसिएशन आई उससे मैं क्यों कैरी डाउन अकोमोडेशन कह रहा हूं? जल्दी बताएं, बोले ना बोले, क्योंकि बिजनेस ही 2 साल पहले शुरू, बस ये वजह। हालांकि वैसे किसी भी बिजनेस की अब ये क्रिश्चियन कॉलेज आपके सामने जी, इसकी जो 5 महीने की डेप्रिसिएशन है एसेट्स की वही अकोमोडेशन है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ओ भाई शुरू ही 5 महीने हुए हैं, तो फिर जो 5 महीने की डेप्रिसिएशन है वही अकोमोडेशन होनी है, और क्या अकोमोडेशन होनी है? तो 5 महीने की डेप्रिसिएशन असल में अकोमोडेशन नहीं होती, लेकिन अगर बिजनेस ही तो 2 साल की डेप्रिसिएशन अकोमोडेशन नहीं होती, लेकिन अगर बिजनेस ही तो 2 साल की। और इतनी सादा सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। 2 सालों की डेप्रिसिएशन को खुदा के लिए जिंदगी में कभी भी कैरी डाउन ना कहिएगा, अनलेस के बिजनेस ही 2 साल पहले शुरू हुआ। ईयर एंड पे कैरी डाउन किसको कहते होते हैं अकोमोडेशन को? अगर भाईजान ईयर एंड पे अकोमोडेशन को कैरी डाउन कब कह सकते हैं? जब सवाल में बीडी अकोमोडेशन गिवन हो,
और इस साल की डेप्रिसिएशन गिवन हो, तो फिर इसको हम कैरिड ऑन कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ईयर एंड वाली और सवाल के अंदर भाईजान ईयर एंड की कम्युलेटिव दी नहीं हुई, सवाल बड़ा बड़ा चीख के पुकार रहा है। डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन इज एज फॉलोज, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2010, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2009। ये एज ऑन टाइप तो चीज ही नहीं है, ये कौन सी चीज है? फॉर द ईयर। डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एज फॉलो, 2009 में इतना डेप्रिसिएट किया, 2010 में इतना डेप्रिसिएट किया, डन। तो ये फॉर द ईयर्स थी। फॉर द ईयर से हमने क्या निकाल लिया? एज ऑन। आमतौर पे 2 साल की फॉर द ईयर एज ऑन की तरफ नहीं जाती, लेकिन ये 2 साल की फॉर द ईयर एज ऑन की तरफ क्यों चली गई? और डेफर्ड टैक्स की अकाउंट की मेथोडोलॉजी ही क्या है, इसमें कौन सी फिगर जाती है? बैलेंस शीट वाली, कल बताया था बैलेंस शीट वाली, तो ये एज ऑन टाइप्स फिगर जानी है। अच्छा, अगला मसला ये आएगा कि यहां हमें नजर आता था पीपीई की बुक वैल्यू। अब वो जो टीटीडी और डीटीडी वाले फॉर्मूले हैं ना, वो हमारे थोड़े हिल जाएंगे। तो आज मैं पहली दफा व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने चारों फॉर्मूले लिख रहा हूं, पहली दफा व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने चारों फॉर्मूले लिख रहा हूं। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो एसेट की टैक्स बेस से, तो ये रूल नंबर कौन सा है? 1। तो इसका नाम अभी अभी, अभी प्योरली रटे पे बात हो रही है। इफ एसेट की कैरिंग अमाउंट, अच्छा रूल 1 सिर्फ आपने रटा मारना है, 2, 3, 4 उससे डिराइव हो जाएंगे। एसेट की कैरिंग अमाउंट लेस हो एसेट की, विदाउट लॉजिक अभी बातें कर रहा हूं, तो इसका नाम और इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स है। इफ लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ग्रेटर हो लायबिलिटी की टैक्स बेस से, तो ऐसा वाला रूल तो नहीं लगेगा, ऐसा के ऑपोजिट वाला रूल लगेगा। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी और इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। और ये अभी मेरे ख्याल से कल परसों किया था, लीज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी में किया था। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 50 रुपए मिसाल के तौर पे थी, और टैक्स वाले प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी को मान नहीं रहे थे, तो हमने कहा था 50 रुपए ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी विल बी डिडक्टेड इन फ्यूचर व्हेन पेड। थोड़ी सी लॉजिक जरा रिवाइज करवा दी इस रूल की। और रूल नंबर 4, इफ लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट इज लेस देन लायबिलिटी की टैक्स बेस, तो इसका ऑपोजिट रूल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब भाईजान ये एसेट अकाउंट नहीं है, इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। इसको ये 2 अकाउंट ना कॉन्ट्रा एसेट हैं। बैलेंस शीट में ना अगर इधर लायबिलिटीज आ रही हो और इधर एसेट्स आ रहे हो, तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर आता है, एसेट्स में डेटर आता है। अब डेटर्स की प्रोविजन यहां माइनस हो रही होती है, इसलिए इसको लायबिलिटी अकाउंट नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। एक मिनट और जी मैं लेता हूं। और एसेट की कॉस्ट है माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं और इसको एसेट अकाउंट कहते हैं। तो 2 अकाउंट ऐसे हैं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन दोनों को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। लेकिन अगर आप जिद्दी बन जाएं और गलत अकाउंटिंग करना चाहें, तो इन दोनों को लाके यहां भी रख देंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों? या तो इधर लेस कर लो या इधर लाके ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों की अकाउंट क्रेडिट नेचर है। इन दोनों की कौन सी नेचर है? इसलिए इनको लायबिलिटी अकाउंट कहा जाता है या कॉन्ट्रा एसेट। अब मैं आपसे एक सजेशन मांगने लगा हूं, 5वां और 6ठा रूल बनाऊं कॉन्ट्रा एसेट के लिए। 5वां और 6ठा रूल बना सकते हैं, जो एसेट का वो है रूल, उसे कॉन्ट्रा एसेट का रूल बन जाएगा। कॉन्ट्रा एसेट का रूल बनाऊं या एक गलत काम कर लूं कि लायबिलिटी को ही कॉन्ट्रा एसेट समझ लो? फिलहाल काम तो गलत कराऊंगा, नतीजा सही होगा। काम गलत होगा लेकिन नतीजा, इससे कोई रूल ना डिराइव कीजिएगा जिंदगी के किसी मोड़ पे आप काम गलत और नतीजा सही, तो काम तो गलत होगा कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को लायबिलिटी कहना तो अजीब सी बात है, लेकिन इस अजीब सी बात से मेरे 2 रूल अवॉइड हो रहे हैं ना। ये अजीब सी बात अगर नतीजे सही में पहुंचे तो अजीब सी बात फिर अजीब नहीं है, फिर वो एक अजूबा है जो आपने नया निकाला है। तो अब आप बता दें, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जबरदस्ती मैं कहने लगा हूं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की बजाय लायबिलिटी, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। हाँ यार, अगर आप जिद करते हैं ना ज्यादा, तो एसेट की कॉस्ट एज्यूम करके उसमें से ये 30 रुपए और 51 माइनस कर दे, तो फिर पीपी की बीवीज आ जाएंगी, फिर आप एसेट वाला रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं assumptions लेना अवॉइड करें, इस चक्कर में ना जाएं। तो अब आप मुझे बता दें, जबरदस्ती मैंने कह दिया ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, नहीं ये तो जबरदस्ती नहीं कहा, जबरदस्ती इसको लायबिलिटी का अकाउंट कहा है। तो अब आप मुझे बता दें, लायबिलिटीज की अगर कैरिंग अमाउंट लेस हो टैक्स बेस से, जल्दी जल्दी जल्दी, लायबिलिटीज की अगर कैरिंग अमाउंट लेस हो लायबिलिटीज के टैक्स बेस से, तो टीटीडी। इसलिए उस क्लास में जिन्होंने सवाल पूछे वेट करने जरा जी, कितना 21, क्या नाम? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और टैक्स वट एवर इट मे बी,
लेकिन अगर आप जिद करते हैं और आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो पीपीई की बुक वैल्यू निकालनी है, तो एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, कॉस्ट में अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ नहीं होता। ऐसे ही है ना, 100 रुपए की चीज खरीदी तो टैक्स वाले कहेंगे ठीक है 100 रुपए जेब से गए, 100 रुपए की चीज खरीदी, तो 100 रुपए की चीज अकाउंटिंग वाले भी कहते हैं मैंने खरीदी, टैक्स वाले भी कहते हैं 100 रुपए की खरीदी। अगर मैं कॉस्ट 100 रुपए एज्यूम कर लूं, अगर मैं कॉस्ट 100 रुपए एज्यूम कर लूं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर 100 माइनस 15 माइनस 15 कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई 70। अब मैं ऐसा का रूल लगा सकता हूं और 100 माइनस 50, 100 माइनस 45 माइनस 6 कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 49। अब ये पी की बीवी बन गई ना, क्यों? अब मैंने अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशंस को जमा किया है या कॉस्ट एज्यूम करके अकोमोडेशंस माइनस की हैं। अब मैं कौन सा वाला रूल लगा सकता हूं? तो लेकिन ऐसी सूरत में मुझे पेपर में यहां लिखना पड़ेगा ये 100 रुपए की फिगर मैंने क्या की है, एज्यूम किया। मैं कह रहा हूं assumption के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, बेहतर है जिस तरह एग्जामिनर ने फिगर्स दी हैं उसी तरह लेके चलें। और अब आपको पता है रूल 1 लगना है, क्योंकि ये तो एसेट बन गया। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट 21 टीटीडी, और अल्लाह का शुक्र है हम भी टीटीडी वाले नतीजे पे पहुंचे थे, लेकिन हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशंस के डिफरेंस से पहुंचे थे या पीपी की बीवीज का डिफरेंस लेके पहुंचे थे? हम एसेट अकाउंट का डिफरेंस लेके पहुंचे थे या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का डिफरेंस लेके पहुंचे थे? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का डिफरेंस लेके पहुंचे थे। क्लियर? तो अब आप ये नोट कर लें, सिर्फ इतना सा जी। आप उस क्लास में सवाल पूछें। हाँ लिख दो, कोई मसला नहीं। हाँ 21 लिख दो, 21 लिख दो, कोई मसला नहीं। नहीं आप 30 और 51 कहीं कैलकुलेटर के ऊपर करके जहां शो जरूर करोगे। 21 कैसे निकले प्लस माइनस करके कहीं ना कहीं शो करोगे आप। फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकना था, फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकना था। अगर ये कंपनी 4-5 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई होती तो पेपर में देखिए सवाल बनाने वाले की गलती है, और ऐसा सवाल वो बनाएगा नहीं, फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकेगा। अगर ये बिजनेस 1 जनवरी 2007 को शुरू हुआ है तो आप कॉस्ट एज्यूम भी कर लें, गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले सालों की डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, पिछले सालों का डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन नहीं है। हाँ फिर कॉस्ट सेम रखे अभी तो चले हैं। हाँ वो ऐसे कोई रूल्स हुए तो वो पढ़ाए जाएंगे जी मोहतरम। और कोई? तो इससे पहले पीपीई की बीवीज में डिफरेंस ले रहे थे, आज पीपीई की अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस लिया है। बस सारी बात की समरी है। और जबरदस्ती रूल लायबिलिटी का लगाया है, रूल नंबर 4, रूल 4 लिख लें, रूल नंबर 4 जबरदस्ती लगाया। क्लियर जी? एनी क्वेश्चन? हाँ पूछो। अगर एसेट होता और कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती और टैक्स बेस कम होती, बस ये देख लो ना। अगर एसेट होता तो क्योंकि वो डिफरेंस आता। आप लॉजिक पूछना चाह रहे हो 30 और 51 की कि इसका जवाब टीटीडी क्यों आया है? ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है आपको ये पसंद आ रहा है, ये कर दो। एक और दफा भी हमने जबरदस्ती लायबिलिटी का रूल लगाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हालांकि वो लायबिलिटी नहीं होती, उसमें मैंने कहा था रूल 3 और 4 में से चुन लिया करें, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसलिए जबरदस्ती कौन सा अकाउंट इसे कह सकते हैं? लायबिलिटी। चलें जी आगे मूव करें। तो ये हमारे सवाल की पहली एडजस्टमेंट हो गई, जिसमें हमने एसेट्स की बुक वैल्यू का डिफरेंस लेने के बजाय अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशंस के कैरी डाउन का डिफरेंस ले लिया। और इसको कैरी डाउन कहा था कि बिजनेस शुरू हुए कितने साल हुए हैं? 2 साल हुए हैं। चलें जी आप रिलैक्स हो जाएं, अब आप पीछे सवाल में कुछ भी नहीं बच गया। ये इंट्रो की क्लास वाला इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाना है हमने एक, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, और बस। पॉइंट नंबर 3, ऑन येकम अप्रैल 2010 गैलेक्सी रिसीव लोन ऑफ रुपीज 25 मिलियन एट 8%। अच्छा एक भाई ने भी सवाल पूछा था कि अगर सवाल में डेटा यही होता और लिखा होता बिजनेस 1 जनवरी 2007 को शुरू हुआ है, तो फिर मैंने कहा इनको कि फिर हम ये सवाल सॉल्व ना कर पाते, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एज ऑन टाइप चीजें होती हैं, वो एज ऑन हम मालूम ना कर सकते। सुने क्यों? अगर ये बिजनेस 1 जनवरी 7 को शुरू होता, अभी तो आप मुझे कह रहे हैं ना
कि ये बिजनेस कब शुरू है? यकम जनवरी 9 को। अकाउंटिंग वालों की डिफिशन कितनी है पहले साल की? 15। अगले साल की 15। टैक्स वालों की 45 और 6। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इन दोनों का टोटल मारूं 51 30, इन दोनों का डिफरेंस 21। लेकिन अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ना मारूं और आप मुझे जबरदस्ती कहते हैं कि सर कॉस्ट एज्यूम करें, मैं कर सकता हूं, कोई मसला नहीं। बिजनेस 2 साल पहले शुरू है, होते सारे एसेट 100 रुपए के खरीदे हो दोनों ने, तो 100 माइनस 45 माइनस 6 49, 100 माइनस 15 माइनस 15, और इन दोनों का डिफरेंस अगेन 21 आ रहा है। डन। अब एक भाई ने यह सवाल पूछा है कि अगर बिजनेस 2007 में शुरू हुआ होता तो फिर सवाल वाला डेप्रिसिएशन हमें गिवन करता, 4 डेप्रिसिएशन हमें देता। अब अगर कोई माई का लाल ये कहे कि आप कॉस्ट एज्यूम करें, चलें ठीक है, मैं कॉस्ट एज्यूम कर लेता हूं, लेकिन चाचे फिर डेप्रिसिएशन कौन देगा मुझे? मैं कॉस्ट एज्यूम कर लूं ना, डेप्रिसिएशन रेट गिवन है और अजीब तरीके से डेप्रिसिएशन निकल रही है 45 6, पता नहीं कौन सी गेम में डली हुई है, तो फिर मैं सवाल ही सॉल्व ना कर सकता। आई कैनॉट कैलकुलेट कैरिड ऑन अकाउंट डेप्रिसिएशन बिकॉज ये दोनों नहीं गिवन। आई कैनॉट कैलकुलेट कैरिड ऑन बीवी बिकॉज ये दोनों डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। तो इसलिए अगर ये सवाल होता कि यकम जनवरी 7 को बिजनेस शुरू है तो सवाल में एरर होती और फिर हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन सॉल्व ना कर पाते। तो ये उन भाई का जवाब है जिन्होंने कहा था यकम जनवरी 7 को बिजनेस शुरू है। हाँ, फिर हो सकता है डेप्रिसिएशन रेट वगैरह अगर दे देता फिर हमारा गुजारा चल जाता, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह भी उसने नहीं दिए हुए। ओके, क्या चीज 45 और 6 अब क्या है? ठीक है, 45 और 6 तो अजीब सी चीज है ना, फिर वो खींच तान के अगर आप निकाल सको, डाटा अवेलेबल हो तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो डाटा मैंने आपके सामने रखा है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलें जी आगे, पॉइंट 3। अच्छा मुझे ये बताएं, इंट्रो की क्लास की रिवीजन, एक होता है इनकम अकाउंट, एक होता है एक्सपेंस अकाउंट। एक होता है इनकम अकाउंट, एक होता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस को जहन में ले आए, सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी या आप कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट में कैश कहां आता है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट में कैश इधर आता है, भूलेगा तो नहीं आज के बाद, जूता पड़ेगा, वरना ये भूल जाता है बच्चों को, जूता पड़ेगा। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, 3 रुपए का एक्सपेंस है या 11 रुपए का एक्सपेंस है, मैंने साल में 11 दफा बिजली का बिल पे किया, 1 महीने का बिजली का बिल मैंने पे नहीं किया, वो पेएबल है। तो आपको पता है इधर ओपनिंग पेएबल आते हैं और इधर क्लोजिंग। 1 महीने का बिजली का बिल मैंने पे नहीं किया, क्लोजिंग पेएबल 1 रुपया। P&L में कितना जाएगा? बैलेंसिंग, बोले 12। अकाउंटिंग वाले P&L में कितना लेके जाएंगे? 12। समझ आ गई बात? आई रिपीट, 11 महीने का बिजली का बिल पे किया, एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। 1 महीने का बिजली का इस्तेमाल कर ली, पे नहीं किया, इसे ओपनिंग पेएबल में डालूं या क्लोजिंग पेएबल में डालूं? क्लोजिंग पेएबल में डालूं। आपको पता है पेएबल्स के लिए ये वाली साइड होती है कैरी डाउन पेएबल के लिए, क्लोजिंग पेएबल बोले 1। आप P&L में बोलें कितना जाएगा? बैलेंसिंग, तो 12 मेरा खर्चा हो गया। डन। मैंने गैस का 14 महीने का बिल पे कर दिया, जज्बाती हुआ, मैंने गैस का 14 महीने का बिल पे कर दिया। हमारे साल के जनवरी से दिसंबर तक का और अगले साल के जनवरी फरवरी का गैस के 14 महीने का बिल पे कर दिया। चलिए अकाउंट पूरा करवाएं। क्लोजिंग प्रीपेड ना भालू, क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड कितने महीने? 2। बैलेंसिंग P&L कितना? 12। तो क्या अब मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि एक्सपेंस अकाउंट में कैश इधर आता है, क्लोजिंग पेएबल इधर आता है, क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता है, ओपनिंग पेएबल इधर आता है, ओपनिंग प्रीपेड इधर आता है। सो फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग के चक्कर में ना रहें, बस ये 2 बातें समझ आ गई, कैश कहां आता है और P&L कहां आती है फिगर। और इनकम अकाउंट में ऑपोजिट, जैसे रेंटल इनकम है, आपने घर किराए पे दे दिया, 11 महीने का किराया आ गया, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, 11 महीने का किराया आ गया। 1 महीने का किराया नहीं आया, इसे मैं क्या कहूंगा? रिसीवेबल। बोंगी नहीं मारनी, सही वाली साइड बताएं रिसीवेबल की। 1 महीने का किराया नहीं आया, इधर ओपनिंग रिसीवेबल आएगा, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल आएगा। तो ये साइड किसके लिए खास है? क्लोजिंग रिसीवेबल के लिए। 11 महीने का किराया आ गया, 1 महीने का किराया नहीं आया, इनकम कितनी बुक करूं? 12। तो कैश इधर जाता है इसमें और P&L उस साइड पे जाता है। अच्छा, मैंने बिलावल को घर किराए पे दिया, बिलावल ने जज्बात में आके मुझे 15 महीने का किराया दे दिया,
12 महीने मेरे साल के और 3 महीने भी मेरे ही अगले साल के, साल तो सारे ही मेरे हैं, तो 12 महीने मेरे साल के और 3 महीने मेरे ही अगले साल के। तो आप बता दें कितने महीने का किराया ज्यादा आ गया। मैं इस 3 महीने के किराए के लिए उसको लायबल फील करूं उसकी तरफ के लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस, तो बता दें इसका नाम क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग अनअर्न्ड, जो मर्जी आप समझ लें इसका नाम, क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग अनअर्न्ड। कितना हो गया 3, P&L में कितना जाएगा 12। तो ये कैश वाली साइड और P&L वाली साइड ना आपने आज के बाद एक्सपेंस अकाउंट की भूलनी है ना इनकम की। अगर कभी भूले तो कैश की एंट्री करके सोच लेना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसलिए डेबिट साइड पे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। पेज नंबर 543, इनकम अकाउंट। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, क्लोजिंग रिसीवेबल करंट एसेट्स में जाते हैं। इधर क्या आएगा, ओपनिंग अनअर्न्ड। इधर क्या जाएगा, क्लोजिंग अनअर्न्ड। क्लोजिंग अनअर्न्ड अगर किसी को भूल रहे हैं, 15 रुपए किसी ने मुझे किराया दिया, 3 रुपए किराया अगले साल का दे गया वो, तो 12 महीने P&L में चला जाएगा। और एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनते हैं, इधर क्या आता है, इधर P&L। एक्सपेंसेस अगर पेएबल हो तो इधर और क्लोजिंग पेएबल हो तो इधर करंट लायबिलिटी होते हैं। ओपनिंग प्रीपेड हो तो इधर और क्लोजिंग प्रीपेड हो तो इधर। डन। चलें पेज 542 पे वापस आ जाएं जिथे दी। ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है इसको पढ़ के, स्काई ब्लू वाला ना पढ़ें क्योंकि वो तो टैक्स अथॉरिटीज कुछ कहेंगी, येलो वाला पढ़ के आप मुझे इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बना के देंगे या इंटरेस्ट एक्सपेंस का, इंटरेस्ट एक्सपेंस का, और डेट्स वगैरह डाल के अकाउंट बना के दें। टी अकाउंट बना के दें। हो गया, बन गया, ट्राई करो। सवाल साइलेंट होगा तो एनुअल होगा हर। जी कितने लोगों ने बना लिया? ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को इधर जो बंदा बैठा होता नहीं आया हो ना आज इस रो में, इधर पता है ना, नहीं पता, बताऊंगा आपको, देख के याद आ जाएगा मंडे को। दाएं बाएं वालों को नजर रखा करें इन पे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑन 1 अप्रैल 2010 द गैलेक्सी रिसीव्ड अ लोन, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट कमाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, इनकम अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट। कहां से उतारो बॉल पेन। ऑन 1 अप्रैल 2010 द गैलेक्सी रिसीव्ड अ लोन, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे ऑफ 25 मिलियन एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स, इंटरेस्ट एरियर्स में दिया जाता है। ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, हर साल कब इंटरेस्ट पे किया जाता है? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। हमारा साल कौन सा है? 2010। लोन किस दिन लिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी, ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ऐसा ही है। अब सवाल पढ़ें। ऑन यकम अप्रैल वी रिसीव्ड अ लोन ऑफ 25 मिलियन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। अगर मैंने यकम अप्रैल को लोन लिया है तो याद रखिएगा दुनिया में कभी भी लोन पे इंटरेस्ट एडवांस में नहीं पे किया जाता, इंटरेस्ट हमेशा बाद में ही पे किया जाता है। तो यकम अप्रैल को लोन लिया है तो मैंने इंटरेस्ट पे करने 30 सितंबर, 30 सितंबर और 31 मार्च। जो मेरी पेमेंट डेट्स हैं उनके ऊपर मैंने रेड से जरा सर्कल लगाया। डन। अब आप मुझे बता दें, मैं अप्रैल से सितंबर तक लोन इस्तेमाल करके कब इंटरेस्ट पे करूंगा? सितंबर में। और अक्टूबर से मार्च अगले लोन इस्तेमाल करके कब इंटरेस्ट पे करूंगा? मार्च में। भाई अब इधर देखो, कैश की एंट्री कितने महीने की करूंगा? 6 महीने की। किस डेट को डाल के और कितने महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा? 6/12 करके। बाकी जो 3 महीने का है उसकी कैश की एंट्री करूंगा या पेबल की एंट्री करूंगा? लोन इस्तेमाल कर लिया लेकिन इंटरेस्ट अगले साल देंगे, तो कितने महीने का P&L में जाएगा? 9 महीने का। 6 महीने का कैश में जाएगा और 3 महीने का। और भाईजान यही तो बिजली के बिल में होता था कि जनवरी वाला बिल फरवरी में, चलते 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 नवंबर वाला बिल दिसंबर में, और दिसंबर वाला पेबल होता था। तो इधर क्या होगा? 6 महीने की पेमेंट बुक होगी और 3 महीने का पेबल बुक होगा और हमारा अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, और इधर एक अगला अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट इनकम, वो अगली एडजस्टमेंट में आएगा। जी पहली पेमेंट इंटरेस्ट की कब हुई? 30 सितंबर। कैश आपको भी मैंने बताया एक्सपेंसेस अकाउंट में इधर आना है, तो 30 सितंबर 10 को कैश पे होगा। लोन कितना लिया? 25। इंटरेस्ट रेट 8% इंटू 6/12, 1 आ गया। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? ये अप्रैल से लेके सितंबर तक का इंटरेस्ट है जो पे हो गया। अब आप मुझे बता दें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ओपनिंग पेबल्स इधर आते हैं, ओपनिंग पेबल्स इधर आते हैं और क्लोजिंग पेबल्स इधर आते हैं। अब मुझे बता दें क्लोजिंग पेबल कितने महीने का है? अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। 3 महीने का भी पेबल है। 3 महीने का पेबल है। लोन कितना है? 25 इंटू 8% इंटू 3/12, 0.5। और इन द एंड बैलेंसिंग किस में चला जाएगा? P&L में 1.5। चलें नोट कर लो। क्या चीज? क्या? नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप तो समझ रहे हो 1 रुपया प्रिंसिपल पे हो रहा है। ना, वो इंटरेस्ट पे हो रहा है। और आम बैंक होते हैं उसमें इंटरेस्ट पे होता रहता है, प्रिंसिपल सबसे एंड पे होता है। जी इधर से कोई सवाल पूछ रहा था। हाँ बोलो। 6/12 इसलिए किया कि रेट के साथ कुछ ना लिखा हो तो रेट सालाना होगा। अप्रैल में लोन मिले ना, लोन कब मिला? यकम अप्रैल को। और पहला इंटरेस्ट कब पे होने? सितंबर में। अगला मार्च को। तो क्वार्टर तो मैंने आपके समझने के लिए बनाए थे, क्वार्टर से तो मुझे कंसर्न नहीं। क्वार्टर 3 महीने का होता है, वो तो आपके समझने के लिए बनाए थे। मुझे बताएं पहली दफा 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, रेट कितने अरसे का दिया हुआ है? अगर एक बंदा 100 रुपया बैंक से लोन ले और 10% इंटरेस्ट पे करना हो तो 100 × 10% 10 रुपए, और बैंक के नहीं अभी फिलहाल 6 महीने का दो, तो 100 × 10% ज़रब 6/12 करेगा। तो 25 मिलियन का लोन किसने लिया? लोन लेने की एंट्रीज मैं नहीं करवाना चाह रहा था। 25 मिलियन का लोन किस दिन लिया? कैश डेबिट लोन क्रेडिट किस दिन? यकम अप्रैल 10 को। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 25 मिलियन से। इसके बाद 30 सितंबर को
जब मैं बैंक में पेमेंट करने जाऊंगा इंटरेस्ट की, क्योंकि बैंक ने मुंह से कहा है कि तुमने इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो जब मैं पहली पेमेंट करने जाऊंगा वो 30 सितंबर को होगी। तो 30 सितंबर को जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की नॉर्मल सी एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लोन मैंने लिया हुआ है 25 और इंटरेस्ट रेट साल का है 8%। फिलहाल मैं 6 महीने का सिर्फ पे करूंगा 6/12 करके। क्लियर? कर सकते हो आप, बेहतर यही है, बैलेंस ही निकालो P&L। अगला वाला कितनी पे होती? हाँ बस फिर बके पे लगाते। क्लियर? तो बता दें जी कितना इंटरेस्ट पे हो गया और कितना पे होगा। आई डोंट नो, एक मिनट छोड़ो यार। द थिंग इज वेरी सिंपल। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर डिस्टर्ब। ओके, सवाल एक मैं लिख रहा हूं, आप फिर उसको मुझे सॉल्व करने बजाय कि आप मेरे से सवाल पूछें। एक छोटा सा मैं सवाल आपको बना के दे रहा हूं। लोन ऑब्टेन किया है यकम मार्च 2010 को, रुपीज 200, इंटरेस्ट रेट है 12% और इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। चलें जी, टी अकाउंट बना दें इंटरेस्ट एक्सपेंस का। ईयर एंड 31 दिसंबर, ईयर एंड 31 दिसंबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बना दें। इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। हमारा सवाल पता है क्या था? इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली इन एरियर्स। हमारे सवाल में ये था। अभी देखें हमारे सवाल में क्या है? इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली इन एरियर्स। साल में 2 दफा पे हो रहा है ना, सेमी एनुअली इन एरियर्स। और इधर क्या है? इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। एरियर्स इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, याद रखिएगा। लोन पे इंटरेस्ट हमेशा एरियर में ही पे होता है। टी अकाउंट बना दे इसका। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ये पढ़ा हुआ जग? इधर नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी पढ़ो। ओके अच्छा, बन गया यार? अच्छा, थोड़ी सी वाइटी मारी है मैंने। ये यकम अप्रैल से मैंने शुरू नहीं कराया, यकम अप्रैल से शुरू नहीं कराया, तो सीधा सीधा काम नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यकम मार्च से शुरू करवाया, तो 31 दिसंबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट। बालू ने शर्ट किसी और कलर की पहनी हुई है, पैंट किसी और कलर की पहनी। अच्छा चलें शुरू करें। अच्छा भाई, अब मैं डायग्राम भी नहीं बना रहा, थोड़े से बड़े हो गए अब आप। मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई को पहली दफा पेमेंट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लोन 200। अच्छा, किस किस महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे? मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का। तो इंटू 3/12, 6 आ गया। अच्छा, अगली पेमेंट कब होनी है इंटरेस्ट की? जून, जुलाई, अगस्त। किस तारीख को? 31/8/2010। 31/8/2010, ठीक है। 5 के बाद 6, 7, 8 ना, तो फिर दोबारा कैश पे होगा। 200 जरा 12% इंटू 3/12, 6 हो गया। फिर 9, 10, 11, 30 नवंबर 200 जरा 12%, जरा कितना हो गया यार? ये क्या मजाक किया हुआ है? 10 महीने आपने लोन इस्तेमाल किया है और 9 महीने का इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 महीने, जगह मार्च को लोन लिया ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने बने टोटल। 10 महीने लोन इस्तेमाल किया और इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं 9 महीने का। 9 महीने का कैसे? 3, 3, 3, 9। अब एक का पेबल है ना, तो एक का पेबल बुक करें। पेबल भालू, ओपनिंग पेबल इधर आता है और क्लोजिंग पेबल इधर आता है। तो क्लोजिंग पेबल डालें 31 दिसंबर 2010 का, 1 महीने का। कैश या क्लोजिंग पेबल? क्लोजिंग पेबल। ये अगले साल पे होगा। 200 जरब 12% इंटू 1/12, P&L 20। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं उस क्लास में बैठ के कि मेरा दिल चाह रहा
कि 200 ज़रब 12% ज़रब 10/12 करके मैं P&L पहले निकाल लूं, तो मर्जी है आपकी। मैं तो बैलेंसिंग निकाल रहा हूं, मैं क्लोजिंग पेएबल पहले निकाल रहा हूं और P&L को बैलेंसिंग निकाल रहा हूं, तो मुझे बैलेंसिंग ही निकालने दें। ये अकाउंट कितने लोगों से सही बन गया था? तो द इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। और आगे क्या लिखा होना चाहिए था? स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मई 10। पहला इंटरेस्ट कब पे होगा? 31 मई 10 को, क्योंकि लोन शुरू कब हुआ है? मार्च अप्रैल मई, तो 31 मई को पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होगी जी। नहीं, रेट को इसमें ना लिया करें क्वार्टरली, कर लें क्वार्टरली, कोई मसला नहीं, 3% कर लें। ओके डन जी। अच्छा भाई, अब स्काई ब्लू वाली लाइन मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि ये किनके रूल्स हैं? टैक्स वालों के। वो फिर करंट और डेफर्ड टैक्स की पोस्टिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे हम। फिलहाल तो पता चले हमें कि हमें इंट्रो रेफर 1 के एक रूल्स के ठीक नहीं बनाने आते, तो फिलहाल हम अभी उस बहस के ऊपर हैं। अभी इसको IAS 12 के अंदर डालना वो तो दूर की बात है। तो अब आप ऐसा करें कि इसका भी मुझे अकाउंट बना दें, फिर स्काई ब्लू वाली बात तो बाद में पढ़ेंगे। चलें जी। ऑन यकम अप्रैल 2010 गैलेक्सी इन्वेस्टेड 20 मिलियन। इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट इनकम आएगी। अच्छा यार, इसमें ना कोई ये ना, अच्छा चलें ठीक है। ऑन यकम अप्रैल 2010 गैलेक्सी इन्वेस्टेड 20 मिलियन एज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। काफी अर्से के लिए पैसे रखवा दिए इसने। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम, शुक्र इधर पर एनम लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31। अब ये ना कहिएगा कि 30 सितंबर को भी रिसीवेबल ही है, वो रिसीव हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही होता है रिसीवेबल है, लेकिन मिल जाएगा आपको 30 सितंबर को। तो ये बोंगी ना मारिएगा कि 30 सितंबर का भी रिसीवेबल है, 31 मार्च का भी रिसीवेबल है, तो सारा ये रिसीवेबल है, ये बोंगी ना मारिएगा। और ये रिसीवेबल का जो लफ्ज है ना, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। जैसे आप घर किराए पे लें तो उसमें लिखा होगा द रेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आप हर महीने जाके ओनर को कह रहे हैं ये तो पेएबल है, ये तो पेएबल है। तुमने लिखा था रेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पेएबल तो पे नहीं होते, तो पेएबल पागल है यार। इसका मतलब है रेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ के मतलब पे हो रहा है हर महीने के एंड। तो कुछ ऐसे भी बोंगे गुजरे हैं जो ये बोंगी मारते थे कि सर सारा ही रिसीवेबल में डाल दें सवाल में, तो ये तो रिसीवेबल ही है ना। और भाई इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि 30 सितंबर को जो रिसीवेबल था वो अगर हमारे साल में 30 सितंबर आ गया वो रिसीव हो जाएगा, और 31 मार्च तो अगले साल आएगा ना। क्यों अगले साल आएगा? क्योंकि हमने लोन ही कब लिया? यकम अप्रैल को। तो दिया, लोन दिया समझ लें, या इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इन्वेस्टमेंट की है वैसे ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो डायग्राम तो फिर वही वाली बन गई। आ जाके खोती तो उधर ही है, हमारी खोती जो है ना वो आ जाके उधर ही खड़ी हो जाती है। अच्छा जी, आ जाके डायग्राम वही वाली हो गई, तो बहुत शुगली है। उसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं खोती को और खोते को? डंका। अच्छा, अंग्रेज नहीं अलग अलग करते दोनों। अच्छा अब बताएं जी, इन्वेस्टमेंट्स कब की? यकम अप्रैल को। और पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 सितंबर को। अगला इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा किस दिन? लेकिन यहां पे खड़े होके क्योंकि हमने लोन दे दिया होगा इसलिए रिसीवेबल बुक करेंगे 3 महीने का। तो नींद पूरी करके आता मुझे लगता है। कितने बजे सोया था रात को? 2 बजे सोए थे आप, यानी कि ईशा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 घंटे पढ़ते रहे। अच्छा चलें, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा इसे मासूमाना शक्ल ना बना सकते, मैंने नहीं कैसे बुलाया था सीए करने के लिए। खुशी खुशी बताया करो, खुशी नहीं ज्यादा। चलें जी, बताएं भाई कैश कितना आया है? किस दिन? 30 सितंबर 2010। इस अकाउंट में कैश जो है वो इधर आने है, इस अकाउंट में कैश इधर ही आना है ना। तो इधर चाती मार के देख लें, इसमें कैश इधर आ रहा था तो उसमें कैश इधर आ रहा था, तो पेपर में पता नहीं किधर जाएगा जी। 30 सितंबर 2010 कैश। किस दिन इन्वेस्टमेंट्स जमा करा दी थी? यकम अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल से लेके सितंबर, इसका ना अरसा अलग चीज होती है और डेट ऑफ रिसीट अलग चीज होती है। अरसा मैंने येलो में लिखा है और डेट ऑफ पैसे मिलना मैंने रेड में हाईलाइट किया। तो कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं? 20। कितना इंटरेस्ट मिलना है? 15%। ज़रब 6/12 तो 1.5। अच्छा जी, 30 सितंबर तक
का इंटरेस्ट बुक हो गया, यहां पे देख लें कितने महीने का और बुक करना है जो रिसीव नहीं हुआ। ये 3 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया या रिसीवेबल है? रिसीवेबल। जरा सोच के बताएं कहां जाते हैं, इसमें तो गलती नहीं करेंगे आप। इधर ओपनिंग रिसीवेबल होते हैं, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल होते हैं। क्लोजिंग रिसीवेबल किस किस महीने का? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वेल डन। अच्छा जी, अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स की 20 ज़रब 15% ज़रब 0.75। तुम मेरे पास क्यों आए हो? चुप, तुम मेरे पास क्यों? P&L बैलेंसिंग बोले 2.25। So that is all about the workings in this question. No more workings left. डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट वाली वो तो बनानी है ना, एक्स्ट्रा वर्किंग्स तस्वीर लेनी है। अच्छा चलें जी। अच्छा भाईजान, ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये तो आईएफआरएस के मुताबिक अकाउंट बने ना, क्योंकि आईएफआरएस वाले हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग में पेबल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, याद आ रहा है? एक्रूअल अकाउंट पेबल। अभी थोड़ी देर बाद बबलू ने निकलना है, इसने अपनी वैरायटियां मारनी है, साइड पे रखा हुआ है। और ये कौन से रूल्स हैं? ये भी कौन से हैं? आईएफआरएस के। आईएफआरएस वाले हमेशा कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग में रिसीवेबल्स अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग में 4 चीजें एग्जिस्ट करती हैं: क्लोजिंग पेबल, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग रिसीवेबल। कितनी अकाउंट चीजें एग्जिस्ट करती हैं? व्हाई आर यू टेकिंग अंगड़ाई? मैन प्लीज बी अंडरवेयर। अच्छा तो बता दें, ये एक्रूअल अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? यानी अंग्रेजी क्या अंगड़ाई की वो बोल दिया करूंगा। Why are you yawning? Please stand up. You're not supposed to yawn in class. Okay, it is closing payable, it is closing prepaid, it is closing। आपका क्यों नहीं मुंह चल रहा यार? बोलो ना सा। It is closing payable, it is closing prepaid, it is closing unearned। अच्छा, प्रीपेड में होंठ बंद हो जाते हैं, अनअर्न्ड में खुले खुले अनअर्न्ड। अच्छा, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग रिसीवेबल। ये 4 अकाउंट किस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग आईएफआरएस के मुताबिक एग्जिस्ट करती है। लेकिन इधर हो सकता है कैश अकाउंटिंग हो सकता है। ये बात नहीं है कि इधर कैश अकाउंटिंग ही है हमेशा, इधर एक्रूअल अकाउंटिंग भी कभी कभी चलती है और कैश अकाउंटिंग भी कभी कभी चलती है। ये डिपेंड करता है कि इधर कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है। ओके, मैं पहले पॉइंट 4 पढ़ने लगा हूं। एज्यूम दैट, इधर है सारे। एज्यूम दैट इंटरेस्ट इज नॉट टैक्स्ड until cash is actually received। अच्छा जी, ये लाइन मुझे पढ़ के बता दें कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जल्दी इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैं बात करने लगा हूं। ये बात करने का ना पुट्ठा तरीका है। सीधे तरीके से बात लिखनी थी, सीधे तरीके से बात ये होनी थी कि सीधे तरीके से बात लिखनी चाहिए थी, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स्ड When cash is actually received। भाईजान ये फिक्रा ये है, और उसने ऐसी ओखी अंग्रेजों वाली अंग्रेजी डाली है कि दिमाग की दही बना दी है कुछ बच्चों की। Assume that interest income is taxed when cash is received। इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ कब टैक्स लगेगा? जब कैश रिसीव होगा। जब, तो ये कौन सी अकाउंटिंग कर रही है फिर? कैश अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसने पुट्ठे तरीके से इंग्लिश लिखी, जैसे आपको वाले साहब कहें तुम्हें तब तक मोटरसाइकिल नहीं लेके दूंगा जब तक तुम सीए ना कर लो। तुम्हें तब तक मोटरसाइकिल नहीं लेके दूंगा जब तक तुम सीए ना कर लो। अब आप अम्मी पास खड़ी होंगी, अम्मी कहेंगी पुत्र जरा समझाती हूँ, सीए कर लो तो मोटरसाइकिल मिल जाएगा। अच्छा, हाँ मुझे समझ आई, ये जरा आसान बात है। एक तो मुश्किल तरीके से बात, तुम्हें तब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा जब तक सीए ना करो, ये तो जरा मुश्किल है उर्दू। और आसान उर्दू, सीए कर लो मोटरसाइकिल मिल जाएगी, ये आसान। अब इसके बोंगे को देखें, बोंगी इसने तब तक इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगाऊंगा जब तक तुझे पैसे ना मिले। किसी ने कहा पैसे मिल जाएंगे तो टैक्स लगा। अच्छा, पैसे मिलेंगे तो टैक्स लगा देना। तो इस बात का मतलब लिखें, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस या कैश बेसिस। अच्छा, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। इंटरेस्ट पे कब टैक्स लगेगा? जब रिसीव हो जाएगा। अब आप मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने कितना इनकम में डाल दिया?
2.25। टैक्स वाले कह रहे हैं इतना कैश आया वो इनकम है। आप बता दें फटाफट गया दोबारा। तो यार इसी तरह का काम हम ग्रेचुइटी के अकाउंट कर रहे थे, एक्सपेंस उल्टा रहे थे और पेमेंट लेस थे, तो इसी किस्म का फटा इधर करना पड़ेगा। इनकम उल्टा दें और रिसीट बुक कर दें, इनकम उल्टा दें और रिसीट बुक कर दें। तो नेट नहीं करना, नेट नहीं करना, फिर तो अकाउंटिंग और टैक्स टैक्सेशन में भी नेट करते रहोगे और फिर पता नहीं क्या क्या नेट करोगे, इसलिए ये नहीं मुनासिब जी। ये रिसीवेबल्स तो बैलेंस शीट के एतबार से मैं डिस्कस करूंगा ना, रिसीवेबल तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल मैं P&L टाइप चीजें बात कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं फॉर द ईयर इनकम है? क्या मैं कह सकता हूं ये फॉर द ईयर रिसीट है? तो फॉर द ईयर टाइप चीजें कहां जाती हैं? करंट टैक्स की वर्किंग में, और एज ऑन टाइप चीजें डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। तो टैक्स वाले कह रहे हैं इनकम को उल्टाओ और रिसीट को करो, इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। अच्छा वैसे चलें जबानी मुझे सोच के बताएं, अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाल कितना दिया होगा? और सर जो P&L वाली फिगर है, P&L वाली फिगर होती है जो अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाली हुई है, तो अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाला हुआ है? टैक्स वाले कह रहे हैं जब रिसीव होता है इनकम में डालो, तो फिर टैक्स वाले कितना इनकम में डलवाना चाहते हैं? 1.5। हम कितना डाल चुके हैं? 2.5। तो 2.25 को उल्टा दें, उल्टा दें। इनकम को कैसे उल्टाते हैं? लेस करके। इंटरेस्ट इनकम को उल्टाएं, इसके साथ मैं रिवर्सल लिख रहा हूं ताकि आपको लॉजिक भी याद रहे। और भाई ये भी तो रिवर्सल है अकाउंटिंग डेफिसिएशन, और रिकॉर्ड क्या हो रही है? टैक्स डेफिसिएशन। अकाउंटिंग डेफिसिएशन रिवर्स हो रही है, टैक्स डेफिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है। और इधर क्या रिवर्स हो रहा है? इनकम रिवर्स हो रही है। और रिकॉर्ड क्या करें? रिसीट। रिसीट जैसे डेटर अकाउंट में मैं कहूं, डेटर अकाउंट में मैं कहूं सेल उल्टा दें और कैश रिकॉर्ड कर दें, समझ आई? सेल उल्टा दें, कैश रिकॉर्ड कर दें। अगर डेटर अकाउंट में भी कोई ऐसी बात आए तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इनकम उल्टा दो और सिर्फ उतने इंटरेस्ट पे टैक्स लगवाओ जितना रिसीव हुआ है। रिसीव कितना हुआ सिर्फ, तो बड़ा बड़ा करके मैंने यहां रिसीव्ड का लफ्ज लिखा, इनकम का नहीं, इंटरेस्ट रिसीव। इससे रिकॉर्ड करें, रिवर्स नहीं करना। 1.5। अच्छा P&L वाले क्या फिगर गई होगी? जो जिसके सामने P&L लिखा हुआ है, जिसके सामने P&L लिखा हुआ, बड़ी बात बताइए, उसको उल्टा दिया करेंगे और रिसीट को डाल दिया करेंगे और मंडे को टेस्ट दे दिया करेंगे ISL का। ओके चलें जी आगे बढ़े। इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा ये एक्सपेंसेस के लिए रिलीफ का लफ्ज क्यों यूज करते हैं? एक्सपेंसेस के लिए रिलीफ का, असल में एक्सपेंसेस कम होते हैं तो प्रॉफिट कम, सॉरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, तो प्रॉफिट कम होता है तो हमें रिलीफ मिलता है ना, इसलिए एक्सपेंसेस के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है? रिलीफ का। जी मोहतरम यार वो फिर अकाउंटिंग और टैक्सेशन भी नेट करके कर दिया करो हमेशा, जहां जो चलाने आप लोग वो रूल चला रहे होते हो। बात करूं तो उल्टाना और रिकॉर्ड करना अलग अलग लेके चलो। उसमें ओपनिंग रिसीवेबल जब आ जाते हैं ना तो फटा होता है, इसलिए मैं कुछ पुराने तजर्बे की बुनियाद पे ये करवा रहा हूं। ओपनिंग रिसीवेबल्स भी आ जाएंगे फिर वो टैकल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इनकम उल्टा दें और रिसीट बुक कर दें। अच्छा अभी डेफर्ड टैक्स में मैं नहीं जा रहा, करंट टैक्स के बारे में जरा पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में ये कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये किताब। assume that टैक्स डिडक्शन, रिलीफ का मतलब रिडक्शन लिखें, डिडक्शन ना खर्चा। assume that tax deduction on interest expense is only given when interest is, जब इंटरेस्ट पे करो तब खर्चे में डालो, जब इंटरेस्ट पे करो तब खर्चे में डालो। तो मोहतरम ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। इधर आओ, हम अकाउंटिंग वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग। हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग। और एक्रूअल अकाउंटिंग हमें दुनिया में जमीन पे ही रखती है। एक्रूअल अकाउंटिंग हमें कहां रखती है? जमीन पे रखती है। और कैश अकाउंटिंग आपने समझना है हमें चांद पे ले जाती है। इधर आओ चांद पे चलें। कैश अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। अच्छा इंटरेस्ट इनकम में भी कौन सी अकाउंटिंग है? अब हम किस दुनिया में चले गए हैं? चांद पे चले गए हैं। चांद पे ही ऐसे ड्रामे होते हैं। अब हम किस दुनिया में चले गए हैं? चांद पे चले गए हैं। तो अब इसमें पॉइंट 4 क्या कह रहा था? इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स व्हेन इट इज रिसीव। ये कौन सी दुनिया है? चांद पे। और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चांद पे ही पहुंचे आप। क्या क्या क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, पेड किसी ने बोंगी मारी है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्टेबल व्हेन इट इज पेड। ये जमीन पे हम चांद पे हैं। जब भी चांद पे हम जाया करेंगे चांद आ जाया करेंगे हमारे पास क्लास के। अच्छा चांद का मतलब क्या है? कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? अजीब सी अकाउंटिंग। और वो अकाउंटिंग कौन सी है? कैश अकाउंटिंग। ओके आप बता दें किसको उल्टाएं और किसको रिकॉर्ड करें?
खर्चे को उल्टा दें, जो P&L में गया हुआ है खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। खर्चे को उल्टाएं क्या लिखकर? खर्चे तो भाईजान ऐड करके उलटते हैं, रिवर्सल। खर्चे को उल्टाएं कितना? 1.5। और इंटरेस्ट पेड को क्या करें? रिकॉर्ड करें। पेमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होती हैं? माइनस करके। भाई फिर हमारे माइनस करके बात ही खत्म होगी। पेमेंट्स कैसे माइनस होती हैं? पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होती है? माइनस। जी बोलें कितना? 1। डन। ओके, अब आप टैक्सेबल प्रॉफिट लें 208.75 208.75। $73.06। अच्छा, ये वाली फिगर्स उल्टा के ब्लू वाली फिगर्स को रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे? कैश। पहले ही हाफ स्लीव्स है, उसको और ऊपर कर रहा है। अच्छा आगे जी, अब सवाल ये राइज होना है कि ये बैलेंस शीट का आइटम जिसे मैंने डब्बे में ले लिया, और ये किसका आइटम है? बैलेंस शीट का। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि ये अकाउंटिंग वालों के मुताबिक मैंने अकाउंट बनाया हो या टैक्स वालों के मुताबिक? ये तो अकाउंटिंग वालों के मुताबिक है, ये अकाउंटिंग वालों के मुताबिक है। टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे मेरा गुजारा चल रहा था। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं यार, अब ना इसका एक्सपेंस या इनकम नाम नहीं रखना, अब रिसीवेबल या पेएबल नाम रखना है। तो इंटरेस्ट पेएबल की कैरिंग अमाउंट 0.5 और इंटरेस्ट रिसीवेबल 0.75। अच्छा, एक चीज मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ये मैंने कुछ दिनों बाद डिस्कस करनी है। कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि लोन की भी तो कैरी डाउन अमाउंट है 25 मिलियन। बात उनका सवाल सही है बिल्कुल, लोन भी तो बैलेंस शीट में जाता है, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी भी तो कैरी डाउन अमाउंट है 20। लेकिन मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा ये जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं ना, ये इनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, लेकिन ये एक अलग बहस है जो मैंने करनी है। इसलिए फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें। किसी के जहन में ये सवाल आया है, आया नहीं 7.5 की टेंशन, मेरे किसी के जहन में अगर सवाल आया है तो सवाल को जरा थोड़ी देर साइड पर रख दे, ठीक है? अच्छा, और अंदर ही अंदर खुश हो रहे, शुक्र है मेरे जहन में आया था। अच्छा, अब इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल की बात हो गई। अब आप मुझे बता दें, एक दिन आपको मैंने ये बताया था कि कैश अकाउंटिंग होती क्या है। एक दिन आपको बताया था कैश अकाउंटिंग होती क्या है। ये देखें, इधर 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 देखें। एक्रूअल अकाउंटिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पे रिसीवेबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे मैकडॉनल्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे KFC भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे अच्छा बशीर दारुल माही भी एग्जिस्ट करता है, और जहां पे शाही मुर्ग चने भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये दुनिया है, ये दुनिया। लेकिन चांद पे आपको पता है चीजें नहीं मिलेंगी आपको, चांद पे ये चारों नहीं मिलेंगी। नहीं, चांद पे चांद नहीं मिलेगा, चांद के अंदर जब आप होगे तो वो तो अच्छा कैश अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग में ये 4 अकाउंट एग्जिस्ट, दीज 4 अकाउंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इन चारों की कैरिंग अमाउंट तो होंगी, लेकिन इनकी TBs 0 होंगी। तो याद रखिएगा, जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो ना रिसीवेबल का अकाउंट एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ना पेएबल का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ना अनअर्न्ड का एग्जिस्ट करता है, ना प्रीपेड का एग्जिस्ट करता है। तो आप बड़ी बड़ी करके एक बात लिखें, वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज विल फॉलो कैश अकाउंटिंग, ब्रैकेट में चांद, अपना नाम ना लिख लीजिएगा। वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज फॉलो, अच्छा सॉरी मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, उर्दू में लिखवाना था मैंने वैसे। वेन एवर टैक्स अथॉरिटीज फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, whenever tax authorities follow cash basis of accounting, then tax base of receivable, unearned, payable
कॉमे से वापस आए, कॉमा प्रीपेड, कॉमा पे कॉमा प्रीपेड विल बी ₹0, विल बी ₹0। तो क्यों जीरो क्यों है? क्योंकि ऐसी दुनिया है जहां पे क्या एग्जिस्ट नहीं करता, पेबल्स, रिसीवेबल्स, प्रीपेड और अनअर्न्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए बता दें इनके टैक्स बेस क्या है? 0। अब मैं रूल 1, 2 और 3, 4 भी लगा सकता हूं और रट्टे पे भी चल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज कोई खड़े होकर मुझे इंटरेस्ट पेबल के बारे में रट्टे के बगैर समझा दे कि ये डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है। हाथ खड़ा करेंगे और खड़े हो जाएंगे। जी खड़े हो जाएंगे। अगले में आप भी खड़े हो जाएं। आप जी, आप पहले मुझे इंटरेस्ट पेबल का बताएं। ये 0.5 जो इंटरेस्ट पेबल है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 और 0 का, इस 0.5 के साथ में टीटीडी लिखूं या डीटीडी लिखूं? 0.5 रिसीवेबल उन्होंने बताना है, मैं पेबल बिल्कुल। अच्छा बैठ जाओ, बात सही की थी, एंड के ऊपर जो थोड़ी सी पोंगी बच गई। अच्छा तो मुझे बताएं, ये पेबल कभी ना कभी पे होगा, तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? ये पेबल अगर कभी ना कभी पे होगा तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? Assume that deduction is allowed when it is, तो कहते हैं तब खर्चे में डाल लेना जब इसे पे करना। तो बोले क्या ये डिडक्टेबल इन फ्यूचर है? ग्रेचुटी पेबल की तरह बन गया ना एक तरह का, कि जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उसे पेमेंट करेंगे तो माइनस करने की इजाजत है। तो ग्रेचुटी पेबल भी पेबल टाइप चीज होती थी, ये वाला पेबल भी पेबल टाइप चीज है। तो पेएबल क्या फ्यूचर में पे होगा? तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन वेन एवर इट विल बी पेड इन फ्यूचर, सो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और इधर से देख लेना मजे की बात, ये डिडक्ट हो गया 1, ये डिडक्ट हो गया 1, बाकी 0.5 रह गया, वो आइंदा कभी डिडक्ट हो जाएगा। तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जी आप अब खड़े होते हो। 0.75 पूरी बात आपने करनी है 0.75 के साथ। इंटरेस्ट रिसीवेबल भाई फरमा रहे हैं अगर हम जिंदा रहे तो कभी ना कभी तो रिसीव होगा। वेल डन। जब रिसीव होगा तो इसे हम करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड करेंगे। बिल्कुल, ऐड करने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बैठ जाए। कितना था, कितना मिल गया, कितना मिलेबल, कितना अभी तक स्टिल मिलना है, ये कभी ना कभी मिलेगा। और वो फिक्र अबू वाला क्या था? कभी ना कभी मिलेगा। इट विल बी टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव। तो इसका मतलब है इस पे भी टैक्स नहीं लगा, इस पे लगेगा। टैक्सेबल इन फ्यूचर, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 0.5 पे स्टार डाल के लिखें, इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड, इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड। इस 0.5 पे स्टार डाल के लिखें। इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड, जब कभी होगा। अच्छा, जो अच्छे बच्चे होते थे ना वो डिफरेंट किस्म के साइन यूज करते थे, इधर स्टार डाल देते थे, इधर ये किचीमिची मार देते थे। तो इस किस्म के साइन जो है ना 4, 5, 6 अपने पास रखें स्टॉक में, जहां कभी यूज हो जाए। अब ये वाला साइन लगा दें इसके ऊपर, गोलदारा लगा के ऊपर लाइन लगा दी, अगले में ये लगा दीजिएगा, जैसे मर्जी करें। तो जो मर्जी लगाएं आप, जो मर्जी लगाएं। तो 0.75 के ऊपर डबल स्टार लगा दें, जैसे मर्जी करें। और इसके साथ लिखें it will be taxable in future when it will be received. It will be taxable in future when it will be received. जी तो काफी डिटेल से बात हुई थी डिस्कशन पे, फिर आप क्लास के एंड पे आके पूछ लेना दोबारा। इस पे मैंने ना जबरदस्ती लगा दिया था लायबिलिटी का रूल, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। बस इतनी सी बात की थी। अगर आप इसको लॉजिक पे सोचोगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने इसका लायबिलिटी वाला रूल बता दिया था। ओके जी, बोले कितना आ रहा है? 0.75 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन प्लीज जरा इसको पक्का कर लें, वहां से भी रटे से भी। रूल 1 क्या था? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज टीटीडी। और रूल 3 क्या था? रूल 1 ना ज्यादा यूज होते हैं, 2 और 4 बहुत कम यूज होते हैं। रूल पक्के होने चाहिए। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये 2 रूल थे, 1 और 3 अप्लाई हो रहे हैं। 21 टीटीडी बता, डीटीएल।
ओके, डेफर्ड टैक्स के टी काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस निकालने की, और थोड़ी देर में सवाल चपेट मारेगा कि दिया हुआ था। तो डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा था सवाल में दिया हो तो बस उसी को आपने जो है वो गले लगाना है, उसको आपने फिर इग्नोर नहीं करना, और अगर ओपनिंग ना दिया होता तो फिर हम निकालते। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल इज 10.5 मिलियन। डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वर्किंग नंबर जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यकम जनवरी 10 ब्रॉट डाउन। मैं क्या लिखूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है 31/12/10 कैरी डाउन 7.44। अच्छा आपको पता है ये भी एज ऑन टाइप चीज है, ये भी एज ऑन टाइप, इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो फॉर द ईयर आ जाएगा। जैसे अकाउंट रिडक्शन नहीं होती थी, वो ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी, दरमियान में रिडक्शन फॉर द ईयर छुपी होती थी, तो ये भी एज ऑन टाइप चीज है, ये भी एज ऑन टाइप चीज है। डेटर अकाउंट है, उसमें ब्रॉट डाउन है, कैरी डाउन है, दरमियान में सेल फॉर द ईयर आ जाती है, तो इसलिए दो कैरी डाउन के दरमियान में फॉर द ईयर टाइप चीजें आती हैं। तो फॉर द ईयर टाइप चीज निकालें, इधर या इधर या उल्टाने, यहां भी सोचा टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या उल्टाने। टैक्स एक्सपेंस इधर आए तो होता है क्योंकि अच्छा ये आवाज आनी शायद बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग में। ये ब्रॉट डाउन है 10.5 क्वेश्चन से उठाया है, कैरी डाउन 7.44 वर्किंग फोर्स से निकला है, डेफर्ड एक्सपेंस बैलेंसिंग आ गया, डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट, सीटी की एंट्री 73.06 और डीटीएल डेबिट और डीटीई क्रेडिट 3.06। कंपनी का नाम गैलेक्सी, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं फॉर्मेलिटीज में नहीं जा रहा, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह, टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इधर हम क्या बोलते होते हैं, सीई डेबिट और सीई क्रेडिट। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है 73 पॉइंट और खर्चा कम हो रहा है यानी खुशी 3.70। रिकॉन्सिलिएशन पीबीटी 200, टैक्स रेट मैच हो गया। अच्छा इस सवाल में ना कोई भी परमानेंट डिफरेंस नहीं था। परमानेंट डिफरेंस पता क्या होता है, इंटरेस्ट विल नेवर बी अलाउड एज रिडक्शन, ये होता है परमानेंट डिफरेंस। इस सवाल में तो लिखा था इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज रिडक्शन व्हेन पेड, अभी ना पे करो बाद में पे कर लेना। अच्छा इंटरेस्ट इनकम भी एग्जाम नहीं थी, इंटरेस्ट इनकम अगर एग्जाम होती तो लिखा होता इंटरेस्ट इनकम विल नेवर बी टैक्सेबल, इसमें लिखा था इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, इसलिए यहां परमानेंट डिफरेंस कोई नहीं थे कि आपकी रिकॉन्सिलिएशन मैच ना करती। हाँ होमवर्क बिल्कुल आ जाए जी सवाल में कल वाले। पेज नंबर 325। हो सकता है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो सकता है। ओके अच्छा भाईजान इधर देखें, ऐसा हो सकता है कि बैंक में साल के शुरू में पैसे पड़े हों, हो सकता है, और आपके क्रेडिटर का चेक आए 12 रुपए का, बैंक कहे भाईजान आपके बैंक की फूक निकल गई है, आपके बैंक के अंदर कोई जान नहीं बची, आपके 10 रुपए पड़े थे, 12 रुपए का चेक आ गया, आप बैंक को फोन करके कहें यार उधार कर ले तेरी मेहरबानी, कैरी डाउन 2 रुपए। तो ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग एसेट हो और क्लोजिंग लायबिलिटी हो सकता है। तो इसी तरह ये शहजादा डीटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी, हो सकता है ब्रॉट डाउन एसेट हो और हो सकता है कैरी डाउन लायबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ये जो ग्रेचुटी का अकाउंट है ना, ये इस तरह बनता है, एसेट अगर ओपनिंग हो लायबिलिटी कैरी डाउन हो तो फिर डीटी की क्या एंट्री होगी? 4 रुपए 6 रुपए, डीटी कितना हो गया 10। भाईजान आपको अब ये सोचना है कि डीटीई डेबिट, बस आगे आप डीटीएल स्लैश ए लिख दें, कोई मसला नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
तो दूसरी साइड की तो टेंशन ही नहीं लेनी, हमें जो नोट में लेके जाना है वो तो 3E लेके जाना है, तो वो 3E डेबिट हो रहा है बस। ओके, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट इस तरह बनता है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 2.4 million फॉर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द ईयर। 2.4 पेमेंट नहीं है, ये पेमेंट आगे दिया था, एक्चुअल पेमेंट्स पर 1.6। अब ये कैसे पता चला कि एज ऑन टाइप चीज नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर। और इसके बाद ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिया हुआ था पॉइंट नंबर 6 में डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का बैलेंस है 0.7, तो 1.5। अच्छा यार, आप फील करें, इंटरेस्ट का भी अकाउंट इसी तरह बना था तकरीबन। इंटरेस्ट में क्या किया था, एक्सपेंस में इसको उल्टा दिया था और इसको रिकॉर्ड कर दिया था, और ये क्लोजिंग पेएबल जिसको मैं स्क्वायर में डाल रहा हूं ये बैलेंस शीट में चला गया था, और इसकी टैक्स बेस 0 थी। आगे, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आर 0.65। तो ये जो पेमेंट्स है ना, ये वो इंस्टॉलमेंट टाइप चीज है 0.65, विच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 0.15। जिसमें इंटरेस्ट कितना पड़ा हुआ है 0.15। एज एट 31 दिसंबर 2008 ऑब्लिगेशन अगेंस्ट लीज स्टूड एट 31 दिसंबर 8, द ऑब्लिगेशन स्टूड एट 1.2। बाकी प्रिंसिपल होगा, लेकिन हमारी बलास है, हमने प्रिंसिपल को क्या करना है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है और डेप्रिसिएशन चाहिए होती है और रेंटल माइनस करने होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अगले सफे पे ROU की ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू दी हुई थी, डेप्रिसिएशन भी दी हुई थी, और ROU की कैरी डाउन बुक वैल्यू भी दी हुई थी। कितनी 1.8। तो हमने करना क्या था, सिंपल, हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को उल्टा देना था और रेंटल को माइनस कर देना था। और अब लीज लायबिलिटी का करंट और नॉन करंट मुझे पता नहीं था, तो कोई मसला नहीं, बस 1.2 ही लीज लायबिलिटी है, इसके करंट नॉन करंट को मैं अलग नहीं कर सकता था, 1.2 ही लीज लायबिलिटी है। जब वो सवाल में खुद आसानी से बता रहे हैं कि एज ऑन 31 दिसंबर द ऑब्लिगेशन इज 1.2, तो बस बैलेंस शीट वाली फिगर मुझे दे रहा है, तो 1.2 को मैं उठा लूंगा एज इट इज। तो 1.2 ROU की लीज, ROU नहीं होता, लीज लायबिलिटी का कैरी डाउन था, और ROU का कैरी डाउन 1.8। तो जिस वक्त मैंने कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस वाली वर्किंग करनी थी, तो मैंने ROU उठाना था और लीज लायबिलिटी उठानी थी, और लंबी बहस हुई हुई है, TB इनकी 0 होती है। ROU आ जाना था 1.8 और लीज लायबिलिटी 1.2, और ये इस पे एसेट का रूल लग जाना था और इस पे लायबिलिटी का रूल, ये TTD बन जाना था और ये DTD बन जाना था, डेफर्ड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट के साथ कोई पेबल नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट फिर पेड है। इंटरेस्ट के साथ अगर पेबल ना लिखा तो इंटरेस्ट पेड है। फिर इंटरेस्ट चार्जेस को डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं ना, हाँ, इंटरेस्ट डिडक्शन को ऐड करते हैं। जो पीबीटी से ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस को ऐड बैक नहीं किया, पीबीटी से ऊपर वाले फाइनेंशियल चार्जेस को क्यों नहीं ऐड किया भाई? ये जो पीबीटी से ऊपर वाले फाइनेंशियल चार्जेस हैं, इसको इसलिए ऐड नहीं किया कि ये 5.3 जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, इनमें शायद लीज वाले फाइनेंशियल चार्जेस पड़े हो 0.15, बाकी कोई हमारा होगा बैंक इंटरेस्ट। तो हो सकता है वो बाकी जो बैंक इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्ट जो है वो सारा पे हो गया और वो इंटरेस्ट सारा वैसे ही डिडक्ट हो जाना चाहिए था। तो इसलिए कोई अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ होता तो वो बताता हमें। तो 5.3 के साथ ये तो नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लीज वाले एसेट। 5.3 तो सारा इंटरेस्ट है बिजनेस का, इसमें कोई बैंक लोन का इंटरेस्ट भी हो सकता है, और अगर बैंक लोन के इंटरेस्ट में कोई फड्डा होता है जैसे कि आज के सवाल में था, तो वो उस फड्डे को भी बताता। फिर अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया वहां। ये ओन्ड एसेट्स की लिस्ट आ गई। कैपिटल, ये तो कल के सवाल की तरह है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है। यहां तक मुझे समझ आ गई कि अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज किया हुआ है। CWIP एज ऑन, एज ऑन का मतलब होता है बैलेंस शीट में पड़ी हुई है चीज। अकाउंटिंग वालों ने अपनी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट को डाला हुआ है। CWIP एज ऑन का मतलब है बैलेंस शीट में डाला हुआ है, विच हैव बीन कैपिटलाइज, बता भी दिया, जो कैपिटलाइज हो गया इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। अकाउंटिंग वालों ने CWIP में 2.3 का इंटरेस्ट डाला हुआ है। However, the पूरा इंटरेस्ट आर अलाउड, एडमिसिबल अलाउड एज डिडक्शन। एडमिसिबल का मतलब होता है अलाउड एज डिडक्शन। However, कभी वो रिलीफ का लफ्ज यूज कर रहा है, कभी अलाउड का लफ्ज यूज कर रहा है, ये 2-3 लफ्ज यूज कर रहा है, कभी एडमिसिबल का लफ्ज यूज कर रहा है। तो द एंटायर इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन
अंडर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स वाले कहते हैं पूरा इंटरेस्ट ही माइनस कर लो, तो फिर अगर माइनस करना है आपने तो फिर इधर जीरो शो करेंगे और करंट टैक्स की वर्किंग में जाएंगे और करंट टैक्स की वर्किंग में जाके लेस कर देंगे इंटरेस्ट। कितना? 2.3। क्लियर? और इस सवाल के अंदर कोई ऐसी जानदार चीज नहीं थी। अटेंटिव सारे। एंट्रीज बताएं। लेसी की कितने से? ये क्वेश्चन है। अगली एंट्री बताएं। ओ भाईजान 200 की एंट्री नहीं होती। कौन बोल रहा है यार, खुदा के लिए खो। 200 की कौन सी एंट्री होती है? एलपी की तो एंट्री नहीं होती। किसकी एंट्री होती है? पीवी ऑफ। कोई बोला नहीं था लेकिन मैंने से जरा अच्छा 5 रुपए की एंट्री कैश क्रेडिट। सबस किताब बोली मेरी जरा सुनो। एज पर टैक्स रूल्स, एज पर सबस किताब बोली मेरी जरा सुनो। एज पर टैक्स रूल्स आईडीसी इज फुल्ली अलाउड। आईडीसी को पूरा माइनस करो, छोड़ो पर एसर की कॉस्ट में ना डालो। चलें खत्म करें सवाल और कर देना करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर देना प्लीज, जल्दी करें। ये मैंने एंट्रीज किसके मुताबिक की हैं? ये मैंने एंट्रीज किसके मुताबिक की हैं? ओहो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग एक्सेट्स बना दो यार, हद होगी। पीबीटी बताऊं तुम्हें, ये एंट्रीज हैं। एंट्रीज किन रूल्स के मुताबिक हैं? और टैक्स रेट का क्या करना है? कुछ नहीं करना। सीए और टीवी बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ये ऐसा 31 दिसंबर को लीज पे लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने। चलो 31 दिसंबर को लीज पे लिया, गाली मुकाओ। 31 दिसंबर को लीज शुरू हुई है, चलो बोलें। और यार वही जो कल बोरिंग कॉस्ट के साथ किया है। हाँ जी करंट टैक्स की वर्किंग करवाएं। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला है? और 5 कहां से डाला है? खुदा का खौफ करें। अकाउंटिंग वालों ने वो आरओयू में डाला है। एसेट बनाया है, एसेट बनाया है, एसेट बनाया है, एसेट बनाया है। कैसे पास गई? अकाउंटिंग वालों ने एसेट में डाला है। क्लियर? तो अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला है 5 या एसेट बनाया है? एसेट बनाया। तो अकाउंटिंग वालों ने तो उल्टाने की कोई जरूरत नहीं। टैक्स वाले कह रहे हैं पूरा माइनस करो माइनस करो माइनस करो करो। ये लेस हो गया 5। अब किसकी वर्किंग? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस। अगर एसेट मैंने साल के एंड पे लीज पे लिया है तो फिर आरओयू तो 185 ही है ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करनी है अभी फिर मैंने। तो आरओयू 185 क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने तो एसेट की कॉस्ट में डाल दिया ना इसको, और अकाउंटिंग वालों ने इस 5 रुपए को लॉयर फीस को ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट करना है। ऐसे ही ना आरओयू क्या होती है? लॉयर फीस। और अकाउंटिंग वाले इसको ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं डेप्रिशिएट क्यों नहीं करा आरओयू को? क्योंकि साल के आखिरी दिन मैंने एसेट लीज पे लिया है। आरओयू 185 और टैक्स बेस। खुदा के लिए कोई बोंगी ना मारिएगा। ये जो 180 बोला है ना उसको मैंने चपेड़े मारनी है। और भाईजान आरओयू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
अगर आपको ज्यादा मसला है ना तो 180 और 5 को अलग अलग लिख देता हूं। ROU तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसकी टैक्स बेस 0 होती है, कल के होमवर्क में भी आपने 0 लिखी है। और 5 रुपए की टैक्स बेस में आज बता रहा हूं 0 है, क्योंकि टैक्स वाले 5 रुपए को इधर की बजाय इधर ले गए ना। तो आप बता दें 185 की टैक्स बेस क्या है? 0। समझ आ गई? नोट कर लें, क्वेश्चन भी नोट करना है। चलें, ओहो लीज लाइबिलिटीज छोड़ो यार, लीज लाइबिलिटीज कर लेना, वो तो आपको पता है लीज लाइबिलिटीज। अच्छा एक ही दफा पिक शरीफ लेनी है तो ना 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 फिर अगर पिक लेनी है तो फिर हेडिंग सुन लो, IDC ऑफ लेसी का तड़का किसके साथ? IS 12 के साथ। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, होमवर्क खुद पूछते हैं। भाईजान 185 में जो 5 पड़ा है उसको टैक्स वाले क्यों नहीं मान रहे एसेट? क्योंकि वो खर्चे में डाल रहे हैं ना। तो लिख लें IDC की बोरोइंग कॉस्ट के इंटरेस्ट की तरह ट्रीटमेंट है। IDC की बोरोइंग कॉस्ट के इंटरेस्ट की तरह ट्रीटमेंट है। राइट ऑफ यूज को तो वैसे ही नहीं मानते ना। IDC की बोरोइंग कॉस्ट के इंटरेस्ट की तरह ट्रीटमेंट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स वाले फिर भी इसको लीज नहीं मानते। पेज 272 क्वेश्चन नंबर 2। बस एक ऐसी फॉर्मेलिटी सी आपने होमवर्क मांगा है तो ये आप 15 मिनट में कर लीजिएगा। पेज 272 और क्वेश्चन नंबर 2। वैसे एक चीज मुझे बताएं यार, रिकॉर्डिंग ऑफ ना करो। एक चीज मुझे बताएं, अगर आपको होमवर्क लेने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो पास पेपर का क्वेश्चन 6 वैसे दिया जा सकता है होमवर्क में। चले रहने देंगे, फिर मंडे को होमवर्क में दे दूंगा। पास पेपर का क्वेश्चन 6 यार तो इनडिसाइसिव ना किया का टीचर को। अच्छा चलो भाई सुनो, फिर अब आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। टाइम निकले तो आप कर लें, वरना मंडे को देना ही देना। 1 मिनट, लेकिन एक बात सुन लें। कितने लोग इसे करेंगे? अच्छा ठीक है, फिर सुन लें। पास पेपर क्वेश्चन 6 में इंशाल्लाह सारी चीजें आसान है। ये ओन्ड एसेट है, बहुत टफ टाइम देंगे क्योंकि FR1 की डेफिनेशन आपको भूली होगी। बहुत टफ टाइम देंगे अगर FR1 की डेफिनेशन भूली हुई है। अगर FR1 की डेफिनेशन याद है बिल्कुल टफ टाइम नहीं मिलेगा, बहुत टफ टाइम मिलेगा। WDV की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अगर आपको भूली हुई है, जो सादा कैलकुलेशन थी, ओपनिंग WDV माइनस WDV ऑफ डिस्पोजल, अगर ये चीजें भूली हुई है तो ये डेप्रिसिएशन बहुत टफ टाइम देंगी। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। इसके बाद लीज तो आती है आपको, लीज की कैलकुलेशन है, पेनल्टी है, 0.6 आउटगोइंग मेंबर्स को ग्रेजुटी पे हो रही है। 0.7 आपने नहीं करना क्योंकि ये पुराने साल का टैक्स है। पुराने साल का टैक्स अभी मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से करंट और डेफर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। करंट और डेफर्ड के अलावा कहीं और ही जाता है पुराने साल का टैक्स, तो ट्राई कीजिएगा। इन एनी केस मैंने मंडे को तो होमवर्क में देना ही है इस सवाल को। और टेस्ट में सिर्फ IS 12